Hello students, today we are going to study the fourth chapter of science part 2, environmental management. Okay, so in this chapter we are going to study about the environment, ecosystem, ecology, biotic and abiotic factor, pollutions and why we have to need to conserve our environment. मतलब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारा वातावरण और अपना जो सराउंडिंग है, जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे और ये क्यों ज़रूरी कि हम लोग पॉल्यूशन ना करें ताकि हमारा एनवायरनमेंट है जो बचे रहे। क्योंकि अगर हम लोग एनवायरनमेंट को हार्म करेंगे तो उसका कोई भी नुकसान जो होगा वो हमारे ऊपर ही आएगा। क्योंकि अगर हम पॉल्यूशन करते हैं तो पॉल्यूशन की वजह से हमारी हेल्थ जो है वो ख़राब होगी। तो इसके ऊपर हम लोग पूरा पढ़ने वाले। तो सबसे पहला जो चीज़ आता है वो हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज़ इकोसिस्टम। ओके, सो इकोसिस्टम जो है वो ये कहता है कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जैसे फूड चेन है, यहाँ पे दिखाया गया है फूड चेन है। तो सबसे पहले जो प्लांट ग्रो हुए हैं, ठीक है, तो वो प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अभी समझो ग्रास का एग्जांपल दिया है, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया। ओके, दैट इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद फ्रॉग ने खाया। ठीक है, फ्रॉग को ग्रास हॉपर ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो वो हुआ सेकेंडरी कंज्यूमर। अभी जो फ्रॉग है, वो जो स्नेक है, स्नेक उस फ्रॉग को खाता है। ठीक है, तो वो टर्शरी हो गया। और फाइनल कंज्यूमर कौन हुआ? बैट। ठीक है, बैट और ओवल जो होते हैं वो स्नेक को खा लिए। ओके, और लास्ट में जो है इन लोग को कौन डिकम्पोज करता है? फंगस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी आते हैं वो उनको प्रोड्यूस करता है, मतलब डिकम्पोज करता है। तो इसका पूरा मतलब क्या होता है कि हर एक इंसान या हर एक एनिमल हो या कोई भी चीज़ हो, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मतलब एक नहीं रहेगा तो दूसरे का काम नहीं चलने वाला है। भले ही वो डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, पर एक इंसान दूसरे इंसान पे या कोई भी प्लांट है वो कोई बाजू उसके नेबरिंग प्लांट पे डिपेंड करता है, या कोई एनिमल है वो प्लांट पे डिपेंड रहता है, या कोई एनिमल के ऊपर डिपेंड रहता है। वैसे करके ही ये पूरा इकोसिस्टम चलता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम किससे फॉर्म होता है? बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर। ठीक है, बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी हम लोग पकड़ेंगे वो आएगा बायोटिक फैक्टर में। अबायोटिक फैक्टर जो एयर, वाटर, विंड, ये सब जो हो गया वो अबायोटिक फैक्टर हो गया। ठीक है, सो ये इकोसिस्टम जो है, हर एक फैक्टर जो है ना बहुत मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो होना ज़रूरी ही है, हम लोग ऐसा डिनाई नहीं कर सकते। अगर प्लांट नहीं रहेगा तो हमें वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम नहीं खा पाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो ऐसे ही ये सब होना ज़रूरी है, प्लांट का भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो प्रोड्यूसर लाइक प्लांट आर इम्पॉर्टेंट। जो प्लांट है वो प्रोड्यूसर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो सबसे पहला धरती पे उगता है, वो सबसे पहले धरती पे आया था। मतलब प्लांट ग्रो हुए थे, ऑर्गेनिज्म आने के बाद प्लांट भी ग्रो होना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो प्लांट के ऊपर ही वो एनिमल डिपेंड करता है और हम भी एनिमल पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो प्लांट जो है वो मेन है, वो प्रोड्यूस करता है। तो ठीक है, herbivores like deer, goat, sheep, cattle, horse, camel, etc. feeding upon producer are also important. Okay, so अभी ये जो डियर है, गॉट है, हॉर्स है, उन लोग क्या खाते हैं? उन लोग घास खाते। ठीक है, और जो लायन, टाइगर होते हैं वो हर्बीवोरस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। मतलब जो दूसरे एनिमल पे, अभी गोट वगैरह जो है वो लायन और टाइगर उनको खाते हैं। ठीक है, सो प्रीडेटर लाइक लायन, टाइगर विच प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। जो डियर, गोट अगर खा के बढ़ते जाए, उसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो वो भी नहीं चलेगा एनवायरनमेंट में। इसलिए जो है लायन और टाइगर उनको खाते हैं। ठीक है, इसलिए लायन, टाइगर भी उनको खाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? इकोसिस्टम जो होता है वो बैलेंस होता है। ठीक है, और अभी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि कैटरपिलर कैसे अचानक से आता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमें नहीं पता है।
हमें ये भी नहीं, मतलब ज़्यादातर इस पे स्टडी अभी भी चालू है कि अर्थ का कैसे फॉर्म हुआ, सबसे पहला ऑर्गेनिज्म क्या आया। तो भी अभी तक हमें बहुत कुछ पता चल चुका है कि कैसे एक सी के अंदर एक लाइफ फॉर्म हुआ था और उसकी वजह से एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म बना था, उससे डाइवर्सिटी हुई थी, फिर इवोल्यूशन हुआ था, तब जाके पूरा अर्थ जो है वो फॉर्म हुआ है। ठीक है, सो इसमें हमें इतना हम ऐसा नहीं बता पाए वो कैटरपिलर कैसे आया। कैटरपिलर वो होता है जो बटरफ्लाई बनता है। ठीक है, तो वो कैटरपिलर कोई प्लांट पे ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, वो चलते चलते उसके बाद उस ग्रो होता है और उसके बाद वो बटरफ्लाई बन जाता है। ठीक है, तो ये सब जो होता है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो हमें जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको हम, मतलब वो है इस अर्थ पे, उसका भी कोई एम है। ऐसा नहीं कि वो नहीं रहेगा तो इकोसिस्टम बैलेंस होगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ रहेगा तो हमारा इकोसिस्टम भी बैलेंस रहेगा। हम ह्यूमन बींग्स को भी रहने के लिए, खाने के लिए और पूरे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए भी वो इकोसिस्टम चाहिए रहता है। ठीक है, A question may arise in our mind that whether the caterpillar found in nature or organism present in 15th place, termite, insects present in ducks are really useful. However, those organisms are also important, though they are dirty, they are responsible for cleaning the environment. ठीक है, इसमें इन्होंने यही बताया है कि भले ही वो कैटरपिलर, वो टर्माइट जो होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये मच्छर वगैरह जो भी होते हैं, जो अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं, ग्रास हॉपर्स होते हैं, भले ही वो है एनवायरनमेंट में जो अपने लिए हार्मफुल है और हम लोग को डर्टी लगता है, पर वो ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वो एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। ठीक है, सो ये एक एनवायरनमेंट क्लीन करने के लिए ये सब होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इससे हमें क्या पता है? इट मीन्स दैट आवर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू दोज फैक्टर प्रेजेंट अराउंड अस, हैंस वी शुड केयर फॉर दिस फैक्टर। मतलब क्या हुआ, जब हम जी रहे हैं हमें वो सब चीज़ भी हमारे साथ ज़रूरी लग रही है, इसलिए हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हम उनसे कुछ कर नहीं रहे, पर अगर वो नहीं रहेंगे तो हमें भी बहुत अफेक्ट होगा। ये सब जो होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, या एनिमल हो, प्लांट हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, सो ये जो दिखा है आप लोग को, ये जो फूड चेन दिखा है, ये आपको याद रखना है। ये जो ग्रास है वो है प्रोड्यूसर, और जो ग्रास हॉपर है उसके ऊपर उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग जो होता है वो सेकेंडरी, स्नेक जो होता है वो टर्शरी कंज्यूमर, और नीचे जो बैट है वो फाइनल कंज्यूमर है। ओके, और वो जो दिख रहा है मशरूम टाइप ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है और फंगस बैक्टीरिया दिख रहे हैं, उसको हम लोग डिकम्पोजर बोलते हैं। ठीक है, सो ये एक फूड चेन है। ठीक है, वो जो चलता रहे। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें दिया है सो अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर है। ये पूरा लेसन ख़त्म होने के बाद ये आप लोग को खुद फील करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने इतने दिन से कुछ होमवर्क नहीं दिया है, ये आप लोग को खुद फील करके सेंड करना है मुझे। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं आएगा तो मैं आप लोग को सेंड कर दूँगी ये फील करके। ठीक है, तो ये आप लोग को फील करके मुझे सेंड करना है। सो इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो पैडी लार्ज स्केल पे कल्टीवेट करते हैं साउथ इंडिया में। ठीक है, तो वो जो जितने भी पैडी, मतलब वो ग्रास है, जो ग्रास जैसे जो लंबे लंबे घास होते हैं उसको पैडी बोलते हैं, तो जो ग्रास हॉपर उसे खाते। वैसे ही फ्रॉग जो है वो पैडी फील्ड, जो ग्रास हॉपर है जो वहाँ पे उड़ते रहते हैं उनको खाते हैं, और वो फ्रॉग को स्नेक्स खाते हैं। ठीक है, तो हाउएवर इफ फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑल ऑफ सडन, अगर ऐसा हुआ फूड चेन में जो फ्रॉग जो है वो ख़त्म हो गया तो क्या होगा? ठीक है, ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उससे एनवायरनमेंट को हार्म हो सकता है या फिर ह्यूमन बींग्स को हार्म हो सकता है। ठीक है, और जो स्नेक है उसको खाने को नहीं मिलेगा, फ्रॉग तो वो मर जाएगा। ठीक है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो एक भी उसमें से लिंक हट गया तो बाकी जो फूड चेन है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, सो ये इसमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें इसमें बताया रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम।
सो व्हाट इज़ एक्चुअली एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज़ एक्चुअली इकोसिस्टम, ठीक है। सो एनवायरनमेंट इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एनवायरनमेंट। मतलब हम लोग एनवायरनमेंट का स्टडी बहुत सारे एस्पेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है। मरीन का एनवायरनमेंट कर सकते हैं, एयर का पढ़ सकते हैं हम लोग, प्लांट की डाइवर्सिटी, मतलब एनवायरनमेंट हम लोग बहुत सारा पढ़ सकते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। सो इसमें व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इज़ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एनी पॉसिबल वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। मतलब क्या, कोई भी फिजिकल, केमिकल फैक्टर या बायोलॉजिकल फैक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है। ये सबको कलेक्टिवली बोला जाता है एनवायरनमेंट, ठीक है। इन शॉर्ट एनवायरनमेंट इज़ द कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग, ओके। सो हमारे सराउंडिंग का वो पूरा कंडीशन है और इसमें बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर सब इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसमें इन लोग ने बताया 2 मेन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ओके। सो यहाँ पे जो हम लोग ने एनवायरनमेंट का डेफिनेशन लिखा है वो आपको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए या लिख लीजिए, ओके। सो वो आपको याद होना चाहिए और हमें ये याद रखना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ओके। सो देयर इज़ अ नेचुरल एनवायरनमेंट, एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है और एक होता है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ओके। फिर नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या कंसिडर करते हैं हम लोग, एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा, ठीक है। इन चीज़ों में ही जो है इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इन चीज़ों के बीच में अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के बीच में ही इंटरेक्शन होता है, तो ये अपना जो इकोसिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क करता है, ठीक है। देयर इंटरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनका इंटरेक्शन, ठीक है। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो भी हो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। जैसे हम पॉल्यूशन करेंगे तो एयर में पॉल्यूशन हो जाएगा, एयर कंटामिनेट हो जाएगा, पर उसका इफेक्ट किसको होगा, हमें ही होगा, ठीक है। सो ऐसा बोला गया कि आर्टिफिशियल जो हम लोग ने किया, पॉल्यूशन किया, तो हम लोग ने ही कुछ किया, वो आर्टिफिशियल हुआ और उसको किस पे हम उसने किया, नेचुरल एनवायरनमेंट को, मतलब एयर को उसने हार्म किया, ठीक है। सो उससे क्या हो रहा है, ये अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर अगर हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात करेंगे तो बेसिकली हम लोग मानेंगे कि 2 बताए इसमें आर्टिफिशियल फैक्टर जो हो सकते हैं, ठीक है। वो है बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर्स, ओके। सॉरी आई हैव मिस्टेक, मैंने बोला आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट करता है नेचुरल एनवायरनमेंट को और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। और जो एनवायरनमेंट होता है उसके 2 फैक्टर है, वो है बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर, ठीक है। और जो साइंस डील करता है टू स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है। अगर जब हम लोग स्टडी करेंगे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर का इंटरैक्शन, उसको हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। मतलब क्या, मतलब अगर बायोटिक फैक्टर है कोई मतलब ह्यूमन बींग्स का है और वो अबायोटिक फैक्टर उस पर इंटरेक्शन, मतलब अगर हम लोग एयर के साथ कुछ कर रहे, ठीक है, या एयर के थ्रू हम लोग कुछ ऑक्सीजन ले रहे, या प्लांट जो है वो एयर से ऑक्सीजन ले रहा है, या हम पॉल्यूशन कर रहे, ये सब चीज़ पढ़ना ना, ये सबको ही हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी, ओके। सो बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड एज अ इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, ये MCQs में या भले ही फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते, ठीक है। सो जो फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का वो क्या है, इकोसिस्टम, ठीक है। मतलब इनका इंटरैक्शन किस बेसिस पे पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के ऊपर, वो फूड चेन के ऊपर, कि एक दूसरे पे क्या, मतलब किनका पॉपुलेशन कम हो रहा है तो क्या अफेक्ट हो रहा है, वो सब जो चीज़ है वो कैसे पढ़ेंगे हम लोग, इकोसिस्टम को लेके पढ़ेंगे, ठीक है। उसी को हम लोग इकोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। फिर एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम है, ठीक है। वी हैव स्टडी सम इकोसिस्टम इन अर्ली क्लासेस, अ स्मॉल पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम व्हेयरएज अर्थ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, ओके। तो जो प्रीवियस क्लासेस में आप लोग ने पढ़ा था उसमें ये बताया गया था कि जो पॉन्ड होता है, पॉन्ड के अंदर मछली होगी, कुछ अलगे होंगे, कुछ स्मॉल प्लांट होंगे जो पानी में उगते होंगे,
वो सब जो रहेगा वो छोटा सा जो इकोसिस्टम होगा वो पॉन्ड का होगा, सबसे छोटा वो इकोसिस्टम होगा। और सबसे बड़ा क्या होगा, वो होगा अर्थ। ठीक है, अर्थ के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम, ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, प्लांट है, ओशन है, एयर है, वाटर है, रेन है, सब है। ठीक है, सो सबसे बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है, वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम हो जाएगा। इन ब्रीफ क्या बोला गया है, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑक्यूपाइंग अ डेफिनाइट जोग्राफिकल एरिया एंड देयर इंटरैक्शन कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट द इकोसिस्टम। व्हाट इट मीन, मतलब इसका मतलब क्या हो, जैसे कि एक फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, वहाँ का एनवायरनमेंट, मतलब वहाँ का कंडीशन, एयर या वाटर, वहाँ ठंडी है, गर्मी, जो भी है, और उस हिसाब से रहने वाले एनिमल्स, रहने वाले उस जगह पे, उस जगह को और उनका इंटरैक्शन, मतलब अभी एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है, पर वो एनिमल्स किस कंडीशन पे रह रहे हैं, अगर वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिर रही है तो वहाँ पे कौन से एनिमल होंगे, वहाँ पे जो बर्फ़ में रहने वाले एनिमल होते हैं वो वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो बर्फ़ का थ्रू वो एनिमल का इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब वो बर्फ़ है तो ही वो वहाँ पे, अगर बर्फ़ वहाँ होता तो नहीं होता तो वो नहीं होते। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरेक्शन है उस चीज़ में। तो वो फॉरेस्ट में जो स्नोफॉल होता है वहाँ पे वो बियर, समझो बियर जो स्नो में रहते, बियर है वहाँ पे, तो उसको हम लोग टोटली क्या बोलेंगे, वो प्लेस जो रहेगा एक इकोसिस्टम होगा, जो वो प्लेस जो है वो वहाँ पे फॉरेस्ट है और वहाँ पे स्नो है, वहाँ पे वो एनिमल रह रहे, वो पूरे एक चीज़ को हम लोग इकोसिस्टम बोलेंगे, वो जगह का। ठीक है, वो जगह का इकोसिस्टम ऐसा है। ओके, सो वो इकोसिस्टम हमें ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोई भी जोग्राफिकल एरिया जो ऑक्यूपाई हो गया रहता है, वो मतलब बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से, उसको हम लोग उस जगह का इकोसिस्टम बोलेंगे। ओके, समझे आप लोग, तो ये इकोसिस्टम उसको बोलते हैं। फिर environmental balance is maintained through continuous operation of various natural cycles like water cycle, carbon cycle, gaseous cycle like nitrogen cycle, oxygen cycle. Environment balance is also maintained due to various food chains of ecosystem. ठीक है, तो इसमें इन लोग ने क्या बताया कि एनवायरमेंटल बैलेंस जो होता है वो और भी चीज़ों से होता है, जैसे वाटर साइकिल, मतलब वाटर जो आया, ठीक है, उसको पिए, समझो। अभी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, नॉर्मल वाटर को हम लोग ने रखा है हीट पे, ठीक है, तो वो हीट के फॉर्म में क्या होगा, वो वेपर्स बन जाएंगे, वो उड़ जाएंगे। ठीक है, अगर वही वाटर को हम लोग इसमें रखेंगे फ्रिज में तो वो सॉलिड हो जाएगा। तो अलग अलग फॉर्म में क्या हो रहा है, वो साइकिल बना रहा है, ये नहीं कि वो ख़त्म हो जा रहा है, वाटर ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर हम लोग हीट करें तो वो एनवायरनमेंट में है, ठीक है, ह्यूमिडिटी फैला रहा है वो। ठीक है, अगर वो हम लोग फ्रिज में रख रहे तो वो सॉलिड बन रहा है, पर वो ख़त्म नहीं हो रहा है, वो भले ही लिक्विड टू सॉलिड टू गैसियस स्टेट में जा रहा है, वो इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि वो ख़त्म हो रहा है, वो उसका साइकिल चला रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही साइकिल होते हैं, तो वैसे वाटर साइकिल होता है, कार्बन भी। ठीक है, अगर समझो कोई वुड है, उसका कार्बन हम लोग यूज़ कर रहे, ठीक है, और कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो यूज़ करके ऐसे ही सड़ गया और वो डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज वाले बैक्टीरिया क्या किया, उसको खा गए और कुछ जो बचा, जो भी खाए पिए, जो भी वो निकाले उन लोग ने, जो भी डिकम्पोज किए, वो मिट्टी में ही रह जाएगा। ठीक है, तो कार्बन वापस मिट्टी में आ गया। ठीक है, अब वो मिट्टी में से जो कार्बन जो दूसरा प्लांट यूज़ करेगा, फिर वो प्लांट में वापस आएगा, वो वापस से लकड़ी बनेगा। ठीक है, सो ऐसा ये साइकिल जो होता है वो चलता रहता है, वो चीज़ ख़त्म नहीं होती। कोई भी चीज़ जो अर्थ पे होती है वो ऐसे ख़त्म नहीं होती है। हाँ, इंसान का बोल सकते हैं, पर इंसान की बॉडी भी एट लास्ट क्या होता है, डिकम्पोज ही होता है, उसको जलाया ही जाता है, और उसका वो कार्बन ही, जो अपना बॉडी का जो स्केलेटन है, हड्डी है, वो कार्बन फॉर्म में ही वो मिट्टी में, या फिर उसको जलाया जाता है तो भी उसको निकाल के वो मिट्टी में ही चला जाता है। ठीक है, सो ये ऑल जो है वो एक दूसरे, मतलब ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो वैसे ही गैस में कौन से साइकिल होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। एयर में ना 75 to 80% जो होता है वो नाइट्रोजन गैस ही होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल चलता है, ऑक्सीजन साइकिल चलता है। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट और बहुत सारे फूड चेंज होते हैं जो इकोसिस्टम के बैलेंस होते हैं। ठीक है,
उसके बाद इन लोग ने बोला गया है कि ह्यूमन एक्जिस्टेंस इज़ टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। अगर नेचर नहीं होगा तो ह्यूमन जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता, ठीक है। इट इज़ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू प्रिजर्व द नेचर। ये ह्यूमन बीइंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेचर को प्रिजर्व करके रखे और उनका बैलेंस जो है वो बिगाड़े ना, ठीक है। इट इज़ सेड दैट वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लानट ऑन लीज फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन, नॉट एज अ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम आवर एंसेस्टर, हैंस वी शुड नॉट फॉरगेट टू कंजर्व इट फॉर आवर सेल्फ एंड फॉर फ्यूचर जनरेशन। मतलब हमें क्या, ये चैप्टर क्यों दिया आप लोग को भी इसमें से सीख लेना है कि ये हमें नहीं ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ हमें पुरखों मतलब हमें पहले के लोग थे उसकी वजह से हमें ये सब अर्थ पे मिला, ये सब चीज़ें अवेलेबल है, ये सब है, हम पूरा यूज़ कर ले, पूरा खा ले पी ले, सब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ले, पानी ख़त्म कर दे, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको ये सोच के रहना है कि अगर हमने अभी इतना ग्रीडी होकर सब चीज़ ख़त्म कर दिया तो आगे जाके हमें क्या मिलेगा, या हमारे जो जनरेशन होगी आगे की फ्यूचर जनरेशन होगी उन्हें क्या मिलेगी, ठीक है। उन्हें भी तो मिलना चाहिए ना, उन्हें भी तो ऐसा लगना चाहिए हाँ हमारे एंसेस्टर लोग ने ये सब रख के गए हमारे लिए यूज़ के लिए, तो हमें भी यूज़ करने के लिए मिलना चाहिए। तो ऐसे हमें सोच के एनवायरनमेंट को, वाटर को, जो भी एयर को है सब क्लीन रखना है ताकि जो फ्यूचर जनरेशन में हो उनको भी ये सब चीज़ काम आए, ठीक है।